हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ खास पढ़ने वाले हैं और वो खास चीज है ट्राइंगल्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा टॉपिक ट्राइंगल्स। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है ना, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। कारण क्या है? कारण बस इतना सा है कि इसमें बच्चों को समझने में दिक्कत आती है ना, उनको लिखने में दिक्कत आती है, उनको बोलने में भी दिक्कत आती है। और कहीं ना कहीं जो भी सवाल आता है हम उनके पास, वो उसको सवाल को समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं तो उसको सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना? तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे क्लास 10th का फ्रेश टॉपिक एक ट्राइंगल को पूरी तरीके से समझने की। ठीक है ना बच्चों, ये आज का होने वाला है पार्ट 1 का वीडियो। और इस वीडियो में आज हम सारी की सारी बेसिक चीजें हम सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो आपसे रिक्वेस्ट है, कॉपी और कलम अपना औजार लेके तैयार रहिए और शुरू करते हैं अपना क्लास को। राइट? तो हमारे पास टॉपिक है क्या बच्चों? ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल्स सर हमें पता है, हमने बचपन से पढ़ा है, क्लास 8 से पढ़ा है, क्लास 7 से पढ़ा है कि एक ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? एक फिगर होता है। क्या होता है बच्चों? तो एक फिगर होता है। और ये अपने आप में कौन सा फिगर होता है? तो अ क्लोज्ड फिगर होता है। क्या फिगर होता है बच्चों? अ क्लोज्ड फिगर होता है। क्या फिगर होता है? तो क्लोज्ड फिगर होता है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है, क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि इसकी सारी जो भुजाएं हैं, जो सारी जो वर्टेक्स है, वो सारी की सारी बंद है ना, वो कहीं पे भी ओपन नहीं है। इसी चलते इसको क्या बोला जाता है बच्चों? तो क्लोज्ड फिगर बोला जाता है। अब क्योंकि आप जानते ही हैं, अगर ये क्लोज्ड फिगर है तो इसके पास 3 वर्टेक्स भी होने चाहिए। तो हाँ सर, 3 वर्टेक्स भी हैं। और इन वर्टेक्स के नाम क्या है? तो सर इन वर्टेक्स के नाम, पहला वर्टेक्स है ए, दूसरा वर्टेक्स है बी और तीसरा वर्टेक्स है बच्चों क्या? सी। तो हमारे पास ये 3 क्या है बच्चों? तो वर्टेक्स है। इन वर्टेक्स के नाम में यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि हाँ ए है, बी है और ये सी है। 3 वर्टेक्स हमारे कंप्लीट। अब क्या दिख रहा है और हमें? सर अगर एक ट्राइंगल है ना, तो हमने क्लास 8 में या फिर क्लास 7 में ये भी पढ़ा है कि इस ट्राइंगल के पास 3 साइड्स भी होंगे। कितने बच्चों? तो 3 साइड्स भी होंगे। और ये 3 साइड कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो बच्चों हमारे पास ये वाली एक साइड होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए भी हमारा साइड है, बी सी हमारा साइड है और सी ए हमारा साइड है। मतलब ए बी हमारा साइड है, बी सी हमारा साइड है और ए सी हमारा साइड है। ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज होता है कि लिखते कैसे साइड को। हमेशा ध्यान रखना, बस जो लंबाई आपको यहाँ पे दिख रही है ना, उसी लंबाई को यहाँ पे लिख देना है नाम में। जैसे एक लाइन सेगमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो ना, तो लाइन सेगमेंट को आप ए बी लिखते हो ना। कैसे लिखते हो ए बी? हाँ सर, ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है ना? ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट। आप नॉर्मली ऐसे बनाते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं। और 3 साइड जो हैं, वो तीनों के तीनों साइड्स कौन कौन से हैं? तो ए बी है, बी सी है और क्या है? तो सी ए है। ठीक है ना? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा और लिखने का तरीका भी आपको पता चल गया कि हम साइड को लिखते कैसे हैं। ठीक है ना बच्चों? फिर हमें ये भी मालूम है बच्चों क्या कि सर हमने एंगल भी देखा था, क्योंकि ट्राइंगल में अगर एंगल नहीं होगा तो हमें तो मजा ही नहीं आएगा। राइट? तो एंगल क्या होते हैं सर? हाँ, तो इसमें भी 3 एंगल होते हैं बच्चों। तो 3 एंगल्स होते हैं इसमें। और 3 एंगल्स के नाम क्या होते हैं? तो सर एक ये ट्राइंगल, एक ये एंगल है हमारे पास, एक ये एंगल है हमारे पास और ये एंगल है हमारे पास, है ना? तो इस एंगल को लिखा कैसे जाता है बच्चों? तो इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे? या तो आप एंगल ए लिख दो, एंगल बी लिख दो और एंगल सी लिख दो, है ना? एंगल को शो करने का क्या है? ये वाला एक प्रोसीजर है, या फिर ये एक सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली एंगल बनाने के बाद एस लगा देते हैं, एंगल्स बोलते हैं इसको। लेकिन अगर हमें एंगल ए बताना होगा तो कैसे बताएंगे? एंगल ए खत्म। एंगल बी बताना होगा तो क्या? एंगल बी खत्म। एंगल सी बताना हो तो एंगल सी खत्म। तो आपको इस तरीके से एंगल्स को प्रॉपर्ली लिखना है। ठीक है ना? इसका दूसरा तरीका क्या है सर, आप बताओ? तो दूसरा तरीका ये है बच्चों, इसका नाम जो होगा ना अलग अलग तरीके से रख। जैसे अगर मुझे एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस एंगल को बताऊंगा ना बी ए सी, तो लिखूंगा एंगल बी ए सी। देखो बच्चों, एंगल ए बीच में आ गया ना, इसका मतलब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर मुझे बी को बताना होगा बच्चों, तो मैं लिख सकता हूं ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखो बच्चों,
एंगल बी बीच में है ना, इसका मतलब क्या कि हम एंगल बी की बात कर रहे हैं। अगर हमें एंगल सी बताना होगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल ए सी बी। तो देखो बच्चों एंगल सी भी आ गया हमारे पास। इसका मतलब क्या सर, हमारे पास दोनों तरीके सही हैं लिखने के, लेकिन डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे हमें लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लो बच्चों हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल आ गया, इस तरीके से कुछ आ गया, इस तरीके से कुछ आ गया हमारे पास, तो सर हम एंगल बी को कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी। तो अगर ऐसा आपके पास बच्चों ट्राइंगल आ गया तो आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा कौन सी एंगल की बात कर रहे हो। क्या आप ऊपर वाले एंगल को लेना चाहते हो, क्या आप नीचे वाले को लेना चाहते हो, या फिर आप कंप्लीट लेना चाहते हो। आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। मान लो लेट सपोज कर लेते हैं हम कि हम इस एंगल को लेना चाहते हैं, तो इस एंगल को लिखने का तरीका क्या होगा सर, तो इसको ऐसे लिखिए क्या बच्चों, एंगल मेरे साथ रिपीट करना, एंगल ए बी ओ। क्या बच्चों, एंगल ए बी ओ लिखा ना हमने। ऐसा लिखा क्यों, ताकि हमें पता चल गया सर ये एंगल की बात हो रही है, इस वाले की बात हो रही है, ये नीचे वाले की बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू हो जाना है, ठीक है ना, कि एंगल को लिखा कैसे जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप जितने भी प्रोसेस करोगे, जितने भी आप प्रूफ करोगे, उन सब में कहीं ना कहीं एंगल्स का जरूरत पड़ेगा, आपको साइड्स का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ट्राइंगल्स चैप्टर इसीलिए आपको हार्ड लगता है क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, ठीक है। ट्राइंगल अपने आप में बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको पढ़ के देखिए एक बार और इस वीडियो पर बने रहिए, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं इसको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एकदम रॉ लेवल से लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। इसीलिए हर एक चीज पॉइंट वाइज मैं आपको क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो आप इस पे बने रहिए बस। अब क्योंकि हमने एंगल डिस्कस कर लिया, क्योंकि हमने साइड डिस्कस कर लिया, हमने वर्टेक्स डिस्कस कर लिया, हमने क्लोज्ड फिगर डिस्कस कर लिया, अब क्या डिस्कस करेंगे, तो अब हमें डिस्कस करना है क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या बच्चों, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब सबको मालूम है कि सर हमारे पास ना बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं। स्पेशली कौन कौन से, तो सर हमें जैसे याद आ रहा है एक स्केलिन होता है, एक स्केलिन ट्रायंगल होता है। दूसरा क्या होता है सर, तो हमारे पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सर। फिर क्या होता है सर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सर। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं ताकि और सुंदर बन जाए ये, ठीक है ना सर। एक और ट्रायंगल होता है हमारे पास, कौन सा बच्चों, तुम आप खुद बताइए मुझे। एक स्केलिन हो गया, एक आइसोसेलेस हो गया, एक इक्विलेटरल हो गया, और कौन सा सर, एक और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वेरी गुड। दूसरा एक और आ जाएगा क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक आ जाएगा क्या बच्चों, तो एक और आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ट्रायंगल्स के, किसके, कुछ टाइप्स हैं ट्रायंगल्स के। अब क्योंकि ये टाइप्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी फॉर दिस ऑल ट्रायंगल्स। सो प्रॉपर्टीज इज इंपॉर्टेंट। What first property if we talk about scalene triangle बच्चों, then what is the property scalene triangle is holding with him? So the first kind of property is that sir एक ट्रायंगल ऐसा होता है ना, scalene triangle ऐसा होता है ना सर, जिसके सारे साइड क्या होते हैं, अलग होते हैं, सारे साइड अलग होंगे, एक भी साइड सेम नहीं होगा। और इसके साथ साथ सर सारे एंगल्स भी कहीं ना कहीं अलग होंगे, सारे एंगल्स भी कहीं ना कहीं सर अलग होंगे। मतलब इसमें दो बातें आपको पता चल गई बच्चों, क्या, एक तो हमारे पास क्या एंगल सेम है, एंगल अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, और इसके साथ साथ क्या साइड सेम नहीं है, वो भी अलग है। मतलब ये कि अगर एंगल अलग है तो साइड भी अलग है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, किसके लिए, तो स्केलिन ट्रायंगल के लिए। और ये अगर आपको याद है तो हम आगे बढ़ते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बच्चों। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है सर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्या होता है, तो यस सर दो साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हमने सिंगल लाइन से डिनोट किया है। सिंगल लाइन लगाने का मतलब कि ये वाला हिस्सा इसके कहीं ना कहीं बराबर होगा, ये हिस्सा इसके कहीं ना कहीं क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। और जो तीसरा साइड होगा सर वो बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना सर कि हाँ सर अगर दो साइड बराबर तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे,
ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या, मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, क्या कि सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हो और उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। राइट बच्चों, ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूं ना बच्चों, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रूफ में काम आएगा ये सारी बातें, कि सर ने बताया था कि अगर एंगल इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड भी बराबर है, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी बराबर है। हालांकि इसको मैं और डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, आपको इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। आप अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने में। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अगर ऊपर ही बताऊं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जैसे आपका रिवाइज हो रहा हो क्या कि सर हाँ सारे साइड क्या होते हैं सर, तो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, और कहीं ना कहीं सर सारे एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा है अगर सारे साइड्स इक्वल तो सारे एंगल्स भी इक्वल, अगर दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल, अगर तीनों साइड अलग तो तीनों एंगल भी अलग, है ना। मतलब सारा का सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल और साइड के ऊपर। अगर एंगल इक्वल है तो उसके साथ साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट साइड इक्वल मतलब या फिर एंगल इक्वल है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उल्टा है, कन्वर्ज वाली बात है। अब आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल सबसे अच्छा आपको पता ही होगा बच्चों, क्योंकि आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री भी लगा चुके हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ट्रायंगल सर जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, है ना। बाकी जो दो एंगल होंगे सर वो एक्यूट एंगल हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री होना फिक्स है और इसके साथ तीनों साइड भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। राइट बच्चों, आपको याद आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी है तो, अगर नहीं देखी है तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से आप पढ़ लेना, वहां पे बहुत बेसिक लेवल से मैंने इस चीजों को बताया, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल बच्चों ध्यान रखना है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल बने हो, जैसे 0 से बड़ा और 90 से छोटा। सर एग्जांपल दो, एक एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, तो 60 डिग्री के होते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो एंगल हमने बनाए क्या एक्यूट एंगल है। इसके सारे साइड्स क्या होंगे बच्चों, सारे साइड्स इक्वल होंगे। कारण क्या, अभी आपको मैंने बताया कि एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में क्या है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कह सकते हैं। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा क्या कर रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ऐसी एंगल है ना जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। यानी ऑब्ट्यूज एंगल का सर फिगर बनाइए जल्दी, ये होता है हमारे पास क्या बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर आप इस एंगल को देखोगे ना बच्चों तो ये आपको मिलेगा क्या, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। मतलब एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बच्चों हमेशा एक एंगल कंपलसरी है कि कितना होना चाहिए, तो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, मतलब उसके रेंज में होना चाहिए, उसके ना तो 180 से बड़ा ना 90 से छोटा। तो हम कह देंगे क्या कि हाँ ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। राइट बच्चों, तो अभी आपने यहाँ पे टोटल 6 ट्रायंगल्स के बारे में बहुत ही मतलब बारीकी के साथ देखा कि क्या क्या चीजें हैं, और आपको ये याद भी हो चुका कि स्केलिन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ना। तो देखो बच्चों, आप ये भी सोच रहे हो कि सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके पढ़ाने के पीछे कारण है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा ना बच्चों तो आपको जो जो चीजें मैं बताऊंगा ना वो सारे मिस होगा, आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी चलते ये बहुत अच्छे से जानना जरूरी है हमारे लिए। अगर आप ये जान चुके हो ना तो जो जो बातें मैं अभी कहूंगा ना उसको एक सीरीज में रखना, एक फॉर्मेट में रखना, आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको ये ट्रायंगल से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ चुका जो भी मैंने यहाँ पे स्टोरी क्रिएट करी है आपके लिए समझाने के लिए। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। आई होप आपने लिख भी लिया होगा इसको, ठीक है ना बच्चों। मेरे नोट्स आप अपने एक कॉपी बना लो, उसमें अच्छे से मेंटेन करके रखो, ठीक है ना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना बच्चों तो आपको ये सारी बातें खट 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 करके आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो बेस्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों हमें थोड़ा डिटेल में सीखना है, और क्या कि साइड और एंगल्स को हम जनरली करते कैसे और क्या करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे दो हिस्सों की, तो साइड की और एक और हम बात करते हैं बच्चों क्या, एंगल की। अगर मैं साइड की और एंगल की बात करूं बच्चों तो साइड और एंगल आपको पता है कि लिखना कैसे होता है और एंगल को कैसे लिखना होता है ना। रिप्रेजेंटेशन आपको पहले से मालूम होना चाहिए। मान लो बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है,
यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है ए बी। अगर ये बच्चों हमारे पास ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की खासियत क्या है बच्चों, जल्दी बताओ मुझे आप। इस ट्राइंगल की खासियत क्या है? इस ट्राइंगल की खासियत से हम नहीं बता सकते कुछ भी। कारण क्या है, आपने तो बताया ही नहीं कि इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है कि क्या है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते सिवाय किसके, तो सर हाँ इसके पास 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, क्लोज्ड फिगर है और क्या है, तो 3 एंगल है। दैट्स इट। इसके अलावा सर हम कुछ भी बता नहीं सकते कौन सा ट्राइंगल है नहीं है। लेकिन सर आप मुझे प्रॉपर्टी दे दो ना तो हम बता देंगे कौन सा ट्राइंगल है ना बच्चों। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये वाला या फिर बच्चों ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो आपको कौन सा ट्राइंगल का याद आएगा? यस यू आर करेक्ट। क्या कि सर ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें याद आ रहा है। नहीं बच्चों, हाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें एक पॉइंट आप जरूर नोट डाउन करना अपने कॉपी में। अगर आपने कॉपी और कलम लेके बैठा है आप तो प्लीज इसको नोट डाउन करना क्या कि यस इक्वल साइड्स opposite angles are क्या बच्चों? इक्वल। ये आप जरूर नोट डाउन करना, ठीक है ना, कि अगर साइड इक्वल होंगे तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये भी क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा। आप समझ पा रहे हो ना बच्चों? इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इफ AB बराबर है AC के, अगर हमारी साइड AB बराबर है AC के, अगर हमारी साइड AB बराबर है AC के, इसका मतलब तो मैं यहाँ पे देन लिख रहा हूं, देन एंगल B बराबर एंगल C। कैसे तो सर इस थ्योरम के हिसाब से जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है, और इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना, घबराना मत। कहने को तो मैंने यहाँ पे कह दिया बड़े अच्छे से कि हाँ इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऐसा मत समझना कि मैथ्स में प्रूफ नहीं होता, हम हर एक चीज को बारीकी के साथ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब भी फिलहाल के लिए हमें टॉपिक पे रहना है। तो याद रखना बच्चों, क्या साइड इक्वल तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना बच्चों, याद रखोगे आप? वेरी गुड। दूसरी बात हम बात करते हैं बच्चों एंगल्स की, तो और डिटेल्स में बात करते हैं। अगर मैं बच्चों एंगल्स की बात करता हूं तो मैंने जैसे कि कहा था बच्चों, अगर हमारे पास एंगल्स सारे इक्वल होंगे या फिर कहते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इसका कन्वर्ज भी सही होगा, मतलब इसका उल्टा कहना भी सही होगा कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, है ना। इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। इसका नाम देता हूं मैं P Q R। मैंने क्या कहा बच्चों कि इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे हमने इस पॉइंट को लिखा ना बच्चों, एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया बहुत अच्छे से सर, क्या कि अगर इफ एंगल Q बराबर है एंगल R के, यानी हम देन लिख सकते हैं सर क्या कि सर हमारा Q एंगल का PR, Q एंगल के ऑपोजिट में कौन सर? PR। तो सर जो PR है ना वो बराबर होगा किसके? तो सर एंगल R के ऑपोजिट में कौन है? एंगल R के ऑपोजिट में कौन है सर? तो PQ। तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आपको एक लिंकेज मिला एंगल साइड के ऊपर। अगर हमने साइड की बात करी, अगर साइड इक्वल है तो उसके साथ एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर एंगल इक्वल है तो उसके साथ साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है और आपने इसको लिख भी लिया होगा मेरे साथ, ठीक है ना बच्चों। समझ के आपने इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना बच्चों। जो मैं करवा रहा हूँ बहुत बारीकी के साथ आपको नोट डाउन करना है, समझते हुए चलना है। अगर कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी आए तो प्लीज यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन योर डाउट्स, आई विल बी देयर टू क्लियर इट आउट, ठीक है ना। ऐसा मत समझना कि अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो डाउट्स नहीं पूछ सकते, आप बेशक पूछो डाउट। अगर आपको डाउट अब भी आ रहा है ना, आप पूछ लो, मैं कहीं ना कहीं आपके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा हर एक कमेंट को बहुत बारीकी के साथ पढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो ये पॉइंट क्लियर है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या हमें सीखना है? हमें एक चीज और सीखना है। किसके बारे में सर? तो किसके बारे में मैं बताता हूं ना, क्या? ऑल्टीट्यूड। बच्चों आपको पता है ना अच्छे से कि एक ट्राइंगल को पहचानने के लिए
एक ट्राइंगल को पहचानने के लिए हमें क्या कंडीशन याद रखनी पड़ेगी? तो साइड्स की कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। नहीं, साइड्स की कंडीशन क्या सर अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ और सी लिखता हूँ, तो आपको एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर ये एक ट्राइंगल है तो इसके सर सम ऑफ टू साइड्स हमेशा ग्रेटर होंगे थर्ड साइड से। मतलब सर हमारे पास ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़े होने चाहिए ए सी से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या सर कि सर हमारा बी सी प्लस सी ए बराबर होना चाहिए ए बी से, सही बात है। तीसरा पॉइंट क्या सर, अगर हमारा सी ए और ए बी बराबर होता है बी सी से, तो भी हम क्या कह देंगे सर कि ट्राइंगल है। मतलब अगर ये तीन कंडीशन अगर होंगे देन व्हाट वी कैन से कि सर ये ट्राइंगल। अगर ये तीन कंडीशन नहीं होंगे फुलफिल तो ये ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, ये क्या होगा? ट्राइंगल नहीं होगा। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे तभी जाकर के ट्राइंगल बनेगा, वरना ट्राइंगल नहीं बन सकता। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखनी, ठीक है ना बच्चों, भूलनी नहीं है। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा और इसको आपने लिख भी लिया होगा। दूसरी पॉइंट बच्चों, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं यहाँ पे, तो इस ट्राइंगल में बच्चों आपसे मैं बोलता हूं कि ऑल्टीट्यूड बना के बताओ, तो आप क्या करोगे बच्चों? या तो आप ऐसे ऑल्टीट्यूड बना दोगे 90 डिग्री, या तो आप यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड बना दोगे, और या तो यहाँ से आप ऑल्टीट्यूड बना दोगे, है ना। तो आप इस तीन तरीके से ऑल्टीट्यूड को बना सकते हो। क्या? अगर आप इसको वर्टेक्स मान के चल रहे हो ए बी सी, तो फ्रॉम ए आपने ऑल्टीट्यूड बनाया ए डी, किस पे? बी सी पे, है ना। फ्रॉम बी आपने ऑल्टीट्यूड बनाया बी ई, किस पे? ए सी पे। फिर यहाँ पे एफ लिख लिया हमने, तो फ्रॉम सी आपने एक ऑल्टीट्यूड बनाया किस पे? तो ए बी पे। तो पेपर में ऐसे लिखा आएगा बच्चों कि यस हमारे पास जो बी डी बी ई है ना वो परपेंडिकुलर है किसके? ए सी के। तो घबराना नहीं है। अगर आपने ये लाइन देखा है ना बच्चों कि हाँ बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं बी ई ए सी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, राइट बच्चों। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि यस ए डी परपेंडिकुलर किसके बच्चों? तो बी सी के, राइट सर, समझ आ गया सर, ठीक है, वेरी गुड। फिर सर सी एफ जो है ना सर वो भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं किसके? तो ए बी के, वेरी गुड बच्चों, आपने पॉइंट सीख लिया। क्या कि ऑल्टीट्यूड अगर सवाल में दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिया होगा, और ये जो उल्टा टी आप देख रहे हो बच्चों इसका क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। बहुत सारे केसेस में हम इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल के रहते हैं बच्चों, तो घबराना नहीं है, दोनों नाम सही है इसके, ठीक है ना। ओके सर, ये भी हमें आ गया समझ। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आएगा क्या बच्चों, अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देता हूं तो आप कैसे बनाओगे 90 डिग्री बताना जरा। सर इसमें तो एक 90 डिग्री पहले से बनी हुई है ना, तो क्या एक ही ऑप्शन है सर? ये तो मैं यहां बना दूं, है ना। तो क्या लिखोगे बच्चों? इसका नाम आप मुझे बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में, क्या लिख सकते हो? सर इसको लिखेंगे बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, और पेपर में भी कहीं ना कहीं ऐसा मिला दिख रहा होगा आपको, तो समझ जाना कि बी डी एक परपेंडिकुलर लाइन है किस पे? तो ए सी पे, ठीक है बच्चों। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग बात, हमें एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे माइंड में और वो काफी इंटरेस्टिंग है कि सर अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ जाए तो सर हम ऑल्टीट्यूड कैसे बनाएंगे जरा बताओ। यस, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने के लिए आपके लिए, क्या कि कहीं ना कहीं अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो उसका जो 90 डिग्री होगा वो हमेशा, या फिर जो ऑल्टीट्यूड होगा वो हमेशा कहाँ बनेगा बच्चों? तो बाहर बनेगा, जिस भी बेस पे आपका क्या बन रहा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा। मतलब अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ बन रहा है तो कहीं ना कहीं ऑल्टीट्यूड यहीं पे बनेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से क्लियरली सीख लो बच्चों, क्योंकि आपको काम आएगा एक थ्योरम में। अब वो थ्योरम में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप समझदार हो, समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस एंगल को लेके चल रहा हूँ ना, अगर ये एंगल हमारे लिए ऑब्ट्यूज है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारे पास क्या बनेगा? एक ऑल्टीट्यूड बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। इसका नाम आप कुछ भी रैंडम रखना, पी क्यू आर। तो अगर एंगल क्यू इज एन ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑल्टीट्यूड कहाँ बनेगा? तो इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है ना, और इसी के बेस को मान के बनेगा, ठीक है ना। तो ये चलो, तो अब हमें क्या सीखना है बच्चों, जब आपने देख लिया कि हमारी ऑल्टीट्यूड कैसे बननी है, हमारी साइड्स कैसे हमें काउंट करना है, हमारा एंगल कैसे हमें काउंट करना है, ये सारी जब कहानी हमने पढ़ ली है तो हमें अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे भी जाना चाहिए और ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेना चाहिए विद लिंकेज टू क्लास 9।
ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्राइंगल चैप्टर को अगर हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, तो नॉर्मली मैं भी इसको पढ़ा के निकल सकता हूँ बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मली यहाँ पे आकर के ट्राइंगल का मैंने थोड़ा बहुत बताऊँ और बीपीटी लगा के खत्म कर दूँ, लेकिन वो करना गलत होगा क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट अगर मैं कुछ भी कर दूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना अभी जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्या करूंगा, तो आपको एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाना चाहिए बच्चों, क्या कि अगर हमारे पास क्लास 9th में अगर आपने देखा होगा तो क्लास 9th के ट्राइंगल चैप्टर में एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, और कॉन्ग्रुएंसी के सिंबल क्या होते हैं बच्चों, तो ये वाली होती है ना। लेकिन अब जो क्लास 9th में क्लास 10th में आप पढ़ोगे बच्चों, वो पढ़ोगे सिमिलैरिटी के बारे में, और ये जो सिमिलैरिटी है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटी का साइन है, जबकि ये हमारे पास किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का। दोनों में हल्का फुल्का फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको। जब आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपके मन में याद होगा कि सर हाँ, सेम शेप एंड साइज, मतलब सर साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए, दोनों चीजें, साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, तो जाकर के हम क्या बोलेंगे सर कि कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। और इसमें लगने वाले कंडीशन क्या सर, लगने वाले कंडीशन क्या सर, तो एक तो लगता था हमारे पास एस 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 क्राइटेरिया, फिर लगता था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, फिर लगता था एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, और फिर लगता था सर आर एच एस, ये लगता था। ये कॉन्ग्रुएंसी बताने के हमारे पास क्या थी, क्राइटेरिया। लेकिन अब क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हो बच्चों और हायर क्लासेस में आ चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए क्या, सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी क्या कहता है कि सेम शेप हो बट साइज नीड नॉट टू बी सेम, नीड नॉट टू बी सेम। साइज तो, शेप तो सेम होनी ही चाहिए, लेकिन साइज भले सेम ना हो तो भी मेरे लिए चल जाएगा। मतलब ऐसा कि इसको दोनों चीज साथ में चाहिए, है ना, चावल के साथ इसको दाल चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये कहता है क्या, अगर चावल के साथ मुझे दाल नहीं भी मिलेगा ना, तो मैं नमक और मिर्च से अपना काम चला लूं, ठीक है ना, मुझे दाल की कोई जरूरत नहीं है। यानी क्या, इसको शेप की जरूरत है, साइज से कोई मतलब नहीं है। साइज होगा तो भी चल जाएगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों में जो फर्क है इसको हम डिटेल में सीखेंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि आप क्लास 10th में तो इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से सीखना है और इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भरपूर आते हैं और इसके बारे में सारा बेसिक्स डिटेल में शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन वो शेयर करूंगा पार्ट 2 के वीडियो में, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ इसको खत्म करेंगे, जो है क्या, बीपीटी। और इसको अगर आपने सीख लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देख लो या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर का देख लो आप, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बीपीटी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इसको आपको अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है ना। बीपीटी क्या होता है सर, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपको अच्छे से सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। हर एक लाइन बताऊंगा, हर एक प्रॉपर्ली बताऊंगा पॉइंट को, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो सीखने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट दिखाओगे तो सीखने में मजा आएगा, ठीक है ना। चलो सीखते हैं। आप भूलना मत बच्चों, इसको मैं पार्ट 2 में इसको अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा सिमिलैरिटी को, क्योंकि इसको डिटेल में सीखना हमें बहुत जरूरी है। अब पार्ट 2 कब आएगा, तो पार्ट 2 इस बीपीटी को पढ़ने के बाद, कन्वर्ज को पढ़ने के बाद आएगा। तो आप ये मत समझ के चलना कि जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना सर, वो हमारा इसी के ऊपर होगा। हाँ होगा, लेकिन पहले हम बीपीटी को कंप्लीटली खत्म करेंगे। 2 बीपीटी हमें पढ़नी है, एक तो बीपीटी का थ्योरम खुद और उसका कन्वर्ज एक और पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है बच्चों। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब थ्योरम हम सबसे पहले लिखेंगे बच्चों, ठीक है, और आप भी मेरे साथ थ्योरम को लिखते हुए चलना। अब थ्योरम क्या कहता है बच्चों, तो लिखो आप मेरे साथ थ्योरम, बीपीटी का फुल फॉर्म बच्चों क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। याद रखना, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं क्या बच्चों, तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि थेल्स ने इस थ्योरम को दिया था, तो थेल्स थ्योरम के नाम से भी इस थ्योरम को हम जानते हैं। तो पहला इसका स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लिखिएगा मेरे साथ, क्या
कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास एक थ्योरम है पूरा का पूरा, और इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद भी रखना है, क्योंकि पेपर में आपको ये काम आएगा। पेपर में यही स्टेटमेंट आपको दे देगा और बोलेगा कि प्रूव करके बताओ कि क्या है इसमें, सेम रेशियो कैसे होगा। इसी को हम बीपीटी बोल रहे हैं। क्या क्वेश्चन ये कहना चाहता है, फिर थ्योरम ये कहना चाहता है बच्चों कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होता है एक साइड के ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड, देन डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, है ना। मतलब ये कि बच्चों अगर मैं एक ट्राइंगल को उठाता हूं तो इस ट्राइंगल के पास एक पैरेलल लाइन में बना देता हूं, और ये जो लाइन होगी ना बच्चों इस थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब इस लाइन को मैंने पैरेलल इसके बताया है ना। जब इस लाइन को मैंने इसके पैरेलल बता दिया है तो ये थ्योरम कहना चाहता है कि जो हमारे पास जो साइड्स है ना, जो दो साइड्स हैं, ये जो दो साइड्स हैं ये दोनों किस में बढ़ जाएंगे, तो सेम रेशियो में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, सेम रेशियो में बढ़ जाएंगे। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम डिटेल में अभी सीख लेंगे, क्योंकि आई होप आपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से उतार लिया होगा। अब मैं इसका प्रूफ बताता हूं कि क्या करना है इसमें और कैसे करना है, ठीक है ना। आज का ये आखिरी टॉपिक होगा और आखिरी टॉपिक करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ इसको ध्यान से विद पेशेंस देखना है, ठीक है ना, और सीख के ही जाना है यहाँ से, क्योंकि अगर आप संजीव सर से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सीख के ही जाओगे, लेकिन आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो क्लास बहुत मजेदार लगेगी आपको और आप सीख के ही जाओगे, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं जरूर उसको रेस्पॉन्ड बैक करूंगा, ठीक है ना बच्चों। शुरू करते हैं। मैं इस थ्योरम को मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा बड़ी बोर्ड है नहीं, मेरे पास जगह कम पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना ही मेरे पास कोई हाई-फाई बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं व्हाइट बोर्ड है तो मेरे को जगह कम पड़ जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि बोर्ड का साइज मेरा छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस कारण से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन जो काम का है वो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बस एक ही पॉइंट लिखूंगा बच्चों आपके लिए, क्या कि हाँ मैं लिखूंगा क्या, बीपीटी, और आप समझ जाना कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूव सर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं भी स्पेस ले लेता हूँ प्रॉपर और फिर इसको शुरू करते हैं। चलो अब आपको बच्चों इसमें दिख रहा होगा जैसे DE जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अगर DE पैरेलल है BC के तो हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद बच्चों आपको क्या करना है ना, एक काम और करना है और बताना है क्या कि सर हमारे पास AB is intersected by D and बच्चों AC is intersected by किससे, intersected by बच्चों किससे, तो E से। आपको दिख रहा है ना कि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि सर D और E क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं साइड AB और AE को। तो जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूं, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं ना बच्चों, सेम वैसे ही आपको पेपर में अच्छे से करना है, ठीक है ना। अगर इसका प्रूफ आए, क्योंकि इसका प्रूफ हमेशा 5 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, ठीक है ना, तो याद रखना आपको इसको। उसके बाद क्या प्रूव करना है उसको लिखो बच्चों। तो आपको प्रूव करना है कि सर हमारे पास AD, तो क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB बराबर हुआ किसके, तो AE अपॉन में EC के। किसके, AE अपॉन में EC के। हमें ये प्रूव करना है,
ठीक है ना, कि हाँ ये वाली रेशियो जो है ना AD अपॉन में DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन में EC के। हमें इस हिस्से को अच्छे से क्या करना बच्चों, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने से पहले हमें छोटा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों, तो मैं ज्वाइन करूंगा DC को एंड मैं ज्वाइन करूंगा BE के साथ। DE को सॉरी DC को, मतलब यहां से एक लाइन खींचूंगा मैं और यहां से एक लाइन खींचूंगा मैं। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ज्वाइन DC एंड B लिख दिया। एंड लिखने के बाद बच्चों आप क्या करोगे, एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके ऊपर AE के ऊपर, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करोगे उस AD के ऊपर। मतलब ऑल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया। मतलब हमारे पास DM और यहाँ पे हो जाएगा N। मतलब ये कि आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो DM है ना वो परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसके, AE के। DM जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा AE के, और किसके साथ, तो AC के साथ। इसके ऊपर ही परपेंडिकुलर और इस पूरे साइड के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि सर EN जो है ना सर उसको परपेंडिकुलर बनाओ किसके ऊपर, AD के ऊपर या फिर AB के ऊपर। जैसे आपने इस पॉइंट को लिखा बच्चों, अब आपका यहां से क्या होता है, काम शुरू हो जाता है। अब जो काम है बच्चों आपका, इस काम में आपको करना क्या है, करना ये है कि जो जो बातें मैं यहाँ पे बोलूंगा और जो जो ट्राइंगल्स मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा उसको आपको बड़े बारीकी के साथ देखना है। कैसे देखना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ट्राइंगल उठाओगे और लिखोगे इन ट्राइंगल क्या बच्चों, तो ADE है ना। जैसे आपने इस बात को लिखा, आपको यहाँ पे अच्छे से मालूम हो जाना चाहिए सर कि हाँ ADE आपने बोला ना सर, तो ADE में हमारे लिए बेस कौन सा होगा बच्चों, तो AD होगा। कौन सा, AD होगा सर बेस। लेकिन ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा सर, मतलब हाइट कौन सा होगा, तो सर EN होगा। क्या होगा बच्चों, EN होगा। अब अगर आपको बच्चों बेस पता है और हाइट पता है तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते, ट्राइंगल ADE का यहां से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों लिखोगे, ADE किसके बराबर, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट के बराबर। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट के बराबर, यानी क्या बच्चों आप लिख सकते हो ना यहाँ पे बेस कितना बच्चों, तो AD है, और हाइट कितना बच्चों, तो EN है। लिख दिया हमने। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख के बताएंगे क्या, कि ये पॉइंट हमारे लिए पॉइंट नंबर 1 साबित होगा। अगर ये हमारे लिए पॉइंट नंबर 1 साबित हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अब दूसरा चीज भी लेना पड़ेगा, या फिर दूसरे ट्राइंगल का भी मदद लेना पड़ेगा, ताकि हमारे पास DB भी आ जाए। कैसे, अब कौन से ट्राइंगल लेंगे बच्चों, तो हम लेंगे DBE। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इन ट्राइंगल क्या लिखूंगा बच्चों, तो DBE। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास बेस कौन होगा, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास बेस होगा सर DB, और हाइट कौन होगा सर, हाइट, क्योंकि सर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका हाइट बाहर वाला होगा क्या, EN। राइट बच्चों, आपको मैंने एक पॉइंट बताया भी था, याद करो आप प्रीवियस इसी लेक्चर में। अगर आप रिवाइंड करोगे उसको तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट को हमने बताया था कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हमेशा ऑल्टीट्यूड कहाँ बनता है बच्चों, तो बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को मैं लिखते हुए इसका एरिया निकालूंगा क्या, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों, DBE क्या होता है बच्चों, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों, DBE निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो बेस कितना है, बेस है सर DB, और हाइट कितना है, तो हाइट है सर EN। सर ये हमारे लिए हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2। अब जैसे हमारे पास पहला स्टेटमेंट आया है और दूसरा स्टेटमेंट आया है, तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सर इन दोनों इक्वेशंस को पहले और दूसरे को क्या करो सर, डिवाइड कर दो। तो सिंपली आप बच्चों क्या करोगे, पहले वाले को डिवाइड करोगे दूसरे वाले के साथ। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, क्या लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ डिवाइड करोगे और राइट हैंड को हमेशा राइट हैंड के साथ डिवाइड करोगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे दिमाग में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ADE अपॉन में क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE किसके बराबर, तो ADE का वैल्यू कितना था बच्चों इक्वेशन 1 में, आप देख पा रहे होंगे, तो हाफ ऑफ सर AD
इंटू ई एन था, और यहाँ पे सर हमारे पास दिख रहा है हाफ ऑफ डी वी इंटू ई एन था। बहुत बढ़िया सर, तो ये तो कट जाएगा ना बच्चों, और ये भी हिस्सा कट जाएगा। जब ये दोनों हिस्सा कट गए तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई किसके बराबर बचा बच्चों, तो ए डी अपॉन में डी बी के बराबर बचा। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। क्यों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो बच्चों ये वाला हिस्सा आपने निकाल लिया है ना। अब आपको कौन सा हिस्सा निकालना, तो ये वाला हिस्सा निकालना है। कैसे निकालोगे, फिर से ट्रायंगल उठाओगे, वही सेम ए ई डी। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। आप इसको ज्यादा लंबा मत खींचना, क्योंकि मुझे पता है आपको फिर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, तो आप इसको ज्यादा लंबा मत लेके जाना। आप सिंपली सिमिलरली लिखो और यहाँ पे सीधा बता दो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए ई डी। ए ई डी देखो बच्चों, इसको चाहने से मैं 2 पेज में मैं आपको करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एक ही पेज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्यों, ताकि आपका इसमें समय बचेगा और जो कंटेंट आपको देना होगा पेपर में वो आप दे के भी आ जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने एक पॉइंट निकाल करके आपने साबित कर दिया कि आपको हाँ आता है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको तरीका मालूम है। सिमिलरली हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता है कि सेम तरीका रिपीट होगा और रिपीट होने के साथ हमें रेशियोस पता चल जाएंगी, ठीक है ना। इसी चलते मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ए ई डी, और मैं अब यहाँ पे नाटक नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्या, कि सर हमें हाफ ऑफ बेस पता है सर कि ए ई होने वाला है, और हाइट हमें पता है सर डी एम होने वाला है। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया और बोल दिया कि ये हमारे लिए 4th पॉइंट है, राइट बच्चों। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। सिमिलरली देखो ना, हमने जैसा इस ट्रायंगल के लिए किया था ना, वैसे हम इस ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, सेम ट्रायंगल के लिए, लेकिन अब हमारा बेस कौन है, ये वाला है, और ऑल्टीट्यूड कौन है, डीएम है, तो हमने यहाँ पे डीएम लिखा है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर बच्चों क्या करना है, सिमिलरली करके एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डीईसी लेना है बच्चों, क्या डीईसी लेना है, और इसमें हाफ ऑफ बेस कितना है बच्चों, तो ईसी है, कितना है, ईसी है। और हमारे पास बच्चों इसमें एक चीज आप और बताओ, हाइट कितना होगा, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे है, तो सर आपने कहा था ना इसी के ऊपर बेस बनेगा, एक ऑल्टीट्यूड आएगा इसकी, इसी के ऊपर, तो सर ऑल्टीट्यूड क्या होगा सर, वही ऑल्टीट्यूड होगा डीएम। आप देख पा रहे हो सर, या फिर बच्चों आपको दिख ही रहा होगा बच्चों क्या, कि ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ बना, तो इसको मैं आगे खींचूंगा तो ऑल्टीट्यूड तो यही बनेगा ना, है ना। तो इसी पॉइंट को मैं ध्यान में रख के आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ये पॉइंट। तो ये हो गया बच्चों कितना, 5th पॉइंट। अब आपको क्या करना है, वही पुराना चीज क्या, कि सर आपने बोला था 4th को और 5th को डिवाइड करो इन दोनों को, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी और अपॉन में आ जाएगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, और ये बराबर होगा किसके, तो सर हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम, और नीचे क्या होगा सर, तो हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एम के। कोई दिक्कत बच्चों, कोई परेशानी, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बच्चों, इससे मैं इसको काट सकता हूं ना, और डीएम से मैं डीएम को काट सकता हूं, कट गया ना बच्चों, ठीक है। आपको इसमें पता चल रहा होगा बच्चों कि सर हमने हाफ से हाफ को कट कर दिया, और डीएम से डीएम को मैंने कट कर दिया, क्या बचा, ए ई अपॉन में ईसी बचा ना बच्चों। अब जब ए ई अपॉन में ईसी हमारे पास बच गया, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूं और यहाँ पे एक और लाइन में आपके लिए ड्रॉ करता हूं, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, है ना, क्या डीईसी किसके बराबर होगा सर, तो सर यहाँ पे ए अपॉन में ईसी के बराबर होगा, क्या ए अपॉन में ईसी के बराबर होगा। जैसे ही ए अपॉन में ईसी आया, तो आपके पास बच्चों देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए अपॉन में ईसी भी हमारा आ चुका है, और एडी अपॉन में डीबी भी हमारा आ चुका है। तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों क्या, हमारे लिए 6th पॉइंट, क्या 6th पॉइंट। क्योंकि अगर आप इस हिस्से को देखोगे बच्चों, इस हिस्से को और इस हिस्से को, तो आपको एक चीज याद आएगा क्या, कि हमारा दोनों चीज तो निकल चुका है ना। आपको बस इसको इक्वल बताना है, लेकिन बताओगे कैसे बच्चों, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए यहाँ पे क्या, कि हमारे पास जो ट्राइंगल था यहाँ पे ए डी ई और ए ई डी दोनों तो सेम ही ट्राइंगल है ना। अगर ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी सेम होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर ट्राइंगल ए डी ई बराबर होगा इसके एरिया, हाँ एरिया लिखना जरूरी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई
डी के, पहला पॉइंट इसको आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एंड लगाने के बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है क्लास 9 का, क्या कि अगर ट्राइंगल का बेस सेम है, दो ट्राइंगल अगर एक ही बेस पे बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एरिया भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर देना कि सेम बेस मेक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल, मेक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल। जैसे आपने इस पॉइंट को लिखा ना बच्चों, जैसे आपने इस पॉइंट को लिखा तो आप यहाँ पे बता देना कि सर ये ट्राइंगल देखो DBE ये एक ट्राइंगल है सर, और DEC ये एक ट्राइंगल है सर। सर दोनों के दोनों ट्राइंगल, एक DEC ये वाला और DBE ये वाला, दोनों के दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं। और अगर सेम बेस पे बने हुए तो कहीं ना कहीं इनका एरिया भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। इट मींस क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट मींस क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी क्या बच्चों, तो सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के, किसके, तो DEC के। हेंस हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि सर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों बताओ, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर होगा सर किसके, तो इस वाले एरिया के, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच्चों, DEC के। अब जैसे ये इक्वल हो गया बच्चों तो आपको क्या करना है, आपको एक और लास्ट काम करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE किसके बराबर है, तो सर AD अपॉन में DB के बराबर है। और सर ADE ट्राइंगल का और DEC ट्राइंगल का किसके बराबर है, तो सर AE अपॉन में EC के बराबर है। इट मींस सर हमने इसको क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है, राइट बच्चों। तो ये हमारा होता है यहाँ पे देखो बच्चों प्रूव, कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। यानी क्या, अगर हमारे पास एक लाइन किसी भी साइड के पैरेलल होती है, अगर एक लाइन किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो जो साइड्स होते हैं ना बच्चों वो हमेशा प्रोपोर्शन में होते हैं और उनके रेशियोस हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके रेशियोस क्या होते हैं बच्चों, तो हमेशा सेम होते हैं। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। आप ये एकदम 110% अपने दिमाग में बिठा लो कि कुछ हो या ना हो ट्राइंगल से, इसको तो हमें अच्छे से करके ही जाना है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर होने वाले हैं सवाल, इस सवाल को हम कल के वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो की जो समाप्ति है वो यहीं पे करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और आपको फिर आलसी आएगा देखने में। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसको बीपीटी को अच्छे से आप 2-3 बार रिवाइज करो, है ना। और रिवाइज करने के बाद एक बार कॉपी और कलम उठा के खुद करना शुरू करो, ठीक है ना। अगर आप इसको कर लेते हो बच्चों तो ये मान के चलो कि आपके कहीं ना कहीं 5 से 3 नंबर तो आपकी जेब में होंगे, ठीक है ना। 5 या फिर 3 नंबर आपकी जेब में होंगे, ये मैं आपको 110% बोल रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको प्रॉपर जो मैंने बात कही है आज बीपीटी और ट्रायंगल्स की बेसिक्स की बात, वो आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल, कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यू कमिंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू।